हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। क्लासिफिकेशन मतलब उसके प्रकार हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन मतलब इसकी बनावट। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये मोटर जो दिख रही है आपको, ये 3 फेस इंडक्शन मोटर है। इसका ये कट सेक्शन है। ये कट सेक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से बनाया जाता है। ये मोटर का फ्रेम है बाहर का, और यहाँ पे आधार से इसको फिट कर दिया जाता है। ये जो होल दिख रहे हैं, यहाँ पे नट बोल्ट लगा करके आधार से इसको फिट कर दिया जाता है। ये फ्रेम के अंदर की साइड में स्टेटर होता है। ये अगली स्लाइड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। और ये है रोटर, और रोटर ये शाफ्ट है, और ये शाफ्ट जो यहाँ पे बेरिंग लगे हुए, बाल बेरिंग लगे हुए हैं, और इस पे ही शाफ्ट के ऊपर फैन माउंट रहता है कि मोटर गर्म होती है तो शाफ्ट के साथ में फैन भी घूमता है, तो मोटर को हवा अंदर की ओर देता है, कूलिंग करता है, ठंडा कर देता है। तो शाफ्ट के 2 पॉइंट है, एक नॉन ड्राई एंड है और दूसरा ड्राई एंड है। तो ड्राई एंड थोड़ा लंबा बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। यहाँ पर बेल्ट लगा करके लोड इस पर दिया जा सकता है। जैसे आप गेहूँ पिसाने जाते हैं, आटा चक्की पे देखते हैं कि बेल्ट लगा हुआ है और वो घूम रही है, तो ये एंड जो है ड्राइव एंड है। यहाँ पे लोड दिया जाता है, यहाँ पे मैकेनिकल लोड अप्लाई किया जाता है। ये मशीन के टर्मिनल बॉक्स है। ये 6 टर्मिनल है, 3 फेस की मोटर होती है। तो इन टर्मिनल को स्टार या डेल्टा में कनेक्ट कर लिया जाता है, फिर इसके बाद में इसको सप्लाई दी जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का जो क्लासिफिकेशन है 2 प्रकार से है। एक तो रोटर के आधार पर है और दूसरा फेस के आधार पर है। तो रोटर के आधार पे जो मशीन है, उसका जो रोटर है, उसकी जो बनावट है रोटर की, वो स्क्विरल केज टाइप होती है या फिर वाउंड रोटर होता है। ये अगली स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ फेज में सिंगल फेज, 3 फेज जनरली सप्लाई अपने पास जो होती है वो सिंगल फेज और 3 फेज होती है। तो जो मोटर का डिजाइन सिंगल फेज पे किया जाता है उसको सिंगल फेज पे चलाते हैं, और 3 फेज मोटर का डिजाइन 3 फेज के अनुसार करते हैं तो उसको 3 फेज पे चलाते हैं। बेसिक अंतर और ये भी है कि सिंगल फेज की मोटर की जो क्षमता होती है वो कम होती है, और 3 फेज की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो ये इंडक्शन मोटर के क्लासिफिकेशन है, रोटर के आधार पर और फेज के आधार पे। रोटर के आधार पे स्क्विरल केज रोटर और वाउंड रोटर, और फेज के आधार पे सिंगल फेज और 3 फेज। चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर की बनावट। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर है। ये है स्टेटर। स्टेटर मतलब स्टेशनरी, ये नहीं घूमता है। इसके अंदर जो रोटर होता है वो घूमता है। तो ये पहला जो पार्ट ऊपर नज़र आ रहा है ये स्टेटर है। ये आयरन का बना हुआ रहता है, सॉफ्ट आयरन का, सिलिकॉन स्टील जैसे, है ना। और ये मोटर के योक पे माउंट रहता है अंदर की साइड से। ठीक है। इस स्टेटर के अंदर 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। तो देखिए आप, ये ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इतना पोर्शन ये ए का है। तो ये इसमें 3 टर्मिनल, 3 स्लॉट बताएं, एक ये स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट। इस स्लॉट के अंदर ये चालक तार है। तो ये ए है और ये ए डैश है। तो ए और ए डैश ये एक वाइंडिंग हो गई, एक फेस की वाइंडिंग हो गई। इसी प्रकार से ये बी और बी डैश ये दूसरे फेस की वाइंडिंग हो गई। इसी प्रकार से सी और सी डैश ये तीसरे फेस की वाइंडिंग हो गई। ये तीनों वाइंडिंग जो होती है वो एक दूसरे से 120 डिग्री पर होती है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए करते हैं कि इन जो 3 फेस की वाइंडिंग है, इससे बनने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म बने और रोटेट करे। अब अगला पार्ट देखते हैं अपन। ये वाला जो पोर्शन है ये रोटर का है। तो रोटर के ये स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर ये रोटर का चालक तार है। यहाँ पे भी स्लॉट है, रोटर का चालक तार है। इस तरह से ये रोटर की बनावट है।
ये रोटर दो प्रकार का होता है, स्क्विरल केज भी हो सकता है और वाउंड रोटर भी हो सकता है। इसे अब हमने देखा था उसके क्लासिफिकेशन में। अब ये रोटर यदि स्क्विरल केज है तो इसके जो एंड पॉइंट होते हैं कंडक्टर के, इनको शॉर्ट कर दिए जाते हैं और स्लॉट के अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ें डाली जाती है। यदि वाउंड रोटर है तो इस रोटर वाइंडिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। और ये वाला जो पोर्शन है ये शाफ्ट का पोर्शन है, ये शाफ्ट है। रोटर और स्टेटर लेमिनेटेड होते हैं ताकि इसमें आयरन लॉस कम से कम हो सके, और सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लेमिनेशन होने से एडी करंट लॉस कम होता है और सिलिकॉन स्टील होने के कारण इसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस ये दोनों जो है मिलकर के आयरन लॉस शो करते हैं, क्योंकि ये आयरन पार्ट के अंदर लॉसेस हो रहे हैं। एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो आयरन पार्ट के अंदर हो रहा है। तो इन लॉस को कम करने के लिए जो स्टेटर है और रोटर है ये लेमिनेटेड होते हैं और सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। चलिए रोटर देखते हैं। ये स्क्विरल के जो रोटर है, पिंजरे टाइप का रोटर है। इसके ये एंड रिंग है यहाँ पर दोनों तरफ। ये कॉपर या एल्यूमिनियम से इसको शॉर्ट कर दिया जाता है और इसकी स्लॉट के अंदर कॉपर या एल्यूमिनियम की छड़ें डाली जाती है इस प्रकार से, और दोनों साइड जो होती है वो कॉपर या एल्यूमिनियम की रिंग से शॉर्ट कर देते हैं। ये इसका सॉफ्ट है। इसी प्रकार से ये जो रोटर है ये आपका वाउंड रोटर है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की गई है, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। और ये जो है स्लिप रिंग है। इन वाइंडिंग के जो टर्मिनल है ये स्लिप रिंग के माध्यम से यहाँ पर ब्रशेस लगाए जाते हैं ताकि इस रोटर सर्किट के अंदर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर सकूं। ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर करते हैं। ये आपका पिंजरा टाइप रोटर है, इसके रल केज है ना, और ये छड़ें जो होती है थोड़ी सी तिरछी होती है, और ये यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर ये बेरिंग लगा हुआ है जिस पर कि रोटर घूमता है, फ्रीली घूमता है। ये वाउंड रोटर है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे बताया था मैंने वाइंडिंग। और इनके जो टर्मिनल होते हैं, ये टर्मिनल है ये यहाँ पे स्लिप रिंग के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और ये स्लिप रिंग भी घूमती है। इसके ऊपर यहाँ पे कार्बन ब्रशेस लगे हुए, ठीक है। और ये मशीन के जो वाइंडिंग के जो टर्मिनल है ये कार्बन ब्रशेस के माध्यम से यहाँ पर आपको बाहर से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस इस रोटर सर्किट में ऐड हो जाता है। तो स्टार्टिंग के समय मोटर का टार्क हमें ज़्यादा चाहिए रहता है, तो स्टार्टिंग के समय हम रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस स्लिप रिंग के माध्यम से, वाउंड रोटर के केस में, स्क्विरल केज में संभावना नहीं है, ये संभावना वाउंड रोटर के केस में है। तो ये रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में लगाया जा सकता है ताकि स्टार्टिंग टार्क आपको अच्छा मिल सके। चलिए ये देखते हैं। मोटर ये खुली हुई है पूरी, ये एंड कवर है दोनों। ये आपका योक हो गया, फ्रेम हो गया मोटर की फ्रेम। ये टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पे मोटर के कनेक्शन किए जाते हैं। ये बेस प्लेट है जहाँ पर कि मोटर को फिट करना है, और ये अंदर की साइड में ये स्टेटर है। यहाँ पर ये स्टेटर में 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है, जैसे मैंने बताया था ए डैश, बी डैश, सी डैश, वो यहाँ पर रहती है। वो तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर होती है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की जाती है। अब इसके अंदर ये रोटर को फिट किया जाता है। ये रोटर है, ठीक है। तो ये स्क्विरल केज भी हो सकता है, वाउंड रोटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये स्क्विरल केज रोटर है, और इस रोटर की जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर फैन लगा हुआ है। तो जब रोटर घूमता है तो फैन भी घूमेगा, तो अंदर की ओर हवा फेंकेगा, तो मोटर जब गर्म होती है तो वो कूलिंग का काम भी करता है। और यहाँ पर रोटर के ये शाफ्ट पे यहाँ बेरिंग्स लगे हुए होते हैं। ये स्क्विरल केज टाइप रोटर का था, और ये वाउंड रोटर का केस है।
यहाँ पे ये 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की गई है, यही फ़र्क है इसमें। और यहाँ पे ये स्लिप रिंग्स के कनेक्शंस यहाँ पे ले सकते हैं और स्लिप रिंग और ब्रशेस के माध्यम से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में जोड़ सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, चलिए देखते हैं। ये जो ऊपर की साइड में बना है ये स्टेटर है, और स्टेटर में ये स्टेटर की वाइंडिंग है। ये 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। और यहाँ पे ये मान लेते हैं अपन अभी कि ये स्क्विरल केज रोटर है और ये इसकी यहाँ ये शाफ्ट है। जब हम स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के कारण इसमें इन वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये एयर गैप में रन करता है। चुंबकीय फ्लक्स जो है, रोटेटिंग चुंबकीय फ्लक्स बनता है जो एयर गैप में चलता है। तो एयर गैप में रन करने के कारण, घूमने के कारण, ये रोटर में जो कंडक्टर होते हैं इससे चुंबकीय फ्लक्स कट करता है। तो इस रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। चूंकि रोटर की वाइंडिंग आपस में शार्ट होती है दोनों तरफ से, तो इसके अंदर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है। तो उस सर्कुलेटिंग करंट के कारण रोटर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है और स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के इंटरएक्शन के कारण एक रिजल्टेंट टार्क बनता है। वो टार्क इस रोटर को घुमाने लगता है। और दूसरी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम 3 फेज की सप्लाई इंडक्शन मोटर में देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर कंडक्टर को कट करता है। तो रोटर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कारण का विरोध करता है लेंज के नियम के अनुसार। लेंज के नियम के अनुसार क्या कारण है? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड चुंबकीय फ्लक्स है वो घूम रहा है, उसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये ईएमएफ उसका विरोध करता है। ठीक है, तो वो विरोध करता है तो उस घूमते हुए फ्लक्स को, स्टेटर फ्लक्स को रोक तो नहीं सकता, इसलिए रोटर खुद उसके साथ में उसके पीछे पीछे घूमने लगता है, उसके साथ में घूमने लगता है। तो लेंज के नियम के अनुसार भी ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम समझ सकते हैं। ये देखिए डायग्राम, जो ए और ए डैश वाली वाइंडिंग, बी डैश वाली वाइंडिंग 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। यहाँ पे सप्लाई दी जाती है तो 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और ये 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो एयर गैप में बन रहा है, ये रोटर के कंडक्टर के साथ में, ये रोटर के कंडक्टर है, इनके साथ में लिंक होता है। तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। चूँकि रोटर की जो वाइंडिंग है दोनों तरफ से शॉर्ट होती है तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है। तो उस सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने के कारण रोटर का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इंटरैक्ट करके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसके कारण ये रोटर घूमने लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। आपका स्वागत है।